नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी टॉक्सिक में। दोस्तों, कई सालों से यौन उत्पीड़न जैसी घटनाओं के साबित हो जाने के बाद देश के बहुत बड़े आध्यात्मिक बाबा माने जाने वाले आसाराम बापू कई सालों से जेल में आजीवन सजा काट रहे थे। उनके किए करतूतों पर गांधीनगर कोर्ट ने दो बहनों से रेप के मामले में आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। यानी अब यह तय हो गया है कि आसाराम कभी भी जेल से बाहर की दुनिया का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। लेकिन आखिर क्या है आसाराम की पूरी कहानी, जिसमें वह एक आम साइकिल बनाने वाले से लेकर देश के सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु बने और फिर सबसे बड़े अपराधी भी साबित हो गए। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं आसाराम बापू के राइज और फॉल की कहानी। दोस्तों, आसाराम की कहानी शुरू होती है 17 अप्रैल 1942 से, जब नवाब शाह, जो कि आजकल पाकिस्तान में है, वहां एक बच्चे का जन्म होता है। उसका पूरा परिवार पेशे से व्यापारी था और तब उस बच्चे का नाम रखा गया आंसुमल। बच्चे के जन्म लेने के 5 सालों बाद ही बंटवारे की लाइन खींची और आंसुमल का पूरा परिवार भारत आ गया, जो कि अहमदाबाद के पास मणिनगर आ बसा। लेकिन आंसुमल के पिता की जल्दी मौत हो गई। तब बचपन में ही परिवार की जिम्मेदारी आंसुमल पर आ गई। आंसुमल महासाड़ा से बीजापुर चले आए, जो उस वक्त प्रीहट मुंबई हुआ करता था, और तब गुजरात भी इसी राज्य का हिस्सा था। यह करीब 1958 से 1969 की बात होगी। बीजापुर में आज भी एक ऐसी चाय की दुकान है जो मजिस्ट्रेट दफ्तर के बाहर थी, और आंसुमल को जानने वालों का कहना है कि वह कभी इस दुकान पर बैठा करता था। यह दुकान आंसुमल के रिश्तेदार की थी। वहीं जानने वाले यह भी कहते हैं कि उसी वक्त वह लंबी दाढ़ी रखने लगा था। अतीत जानने वालों का यकीन करें तो आसाराम का विवादों से नाता पुराना है। वहां के लोगों के मुताबिक 1969 में आंसुमल और उसके रिश्तेदारों पर शराब के नशे में हत्या का आरोप भी लगा। लेकिन उस वक्त सबूत नहीं मिलने की वजह से वह बड़ी आसानी से बरी हो गया। लेकिन यह शराब के नशे से सिलसिला चला शराब के धंधे तक, और तब वह शराब को बाजार में बेचकर मोटा मुनाफा कमाने लगा। यह धंधा उन्होंने अहमदाबाद के सरदार नगर इलाके में आकर शुरू किया था। वह 60 का दशक था। आंसुमल तब शराब का धंधा करते थे। इस धंधे में आंसुमल के 4 साझेदार थे। ये सभी एक बड़ी दुकान से शराब खरीदते थे, जिसे बाजार में बेचकर आंसुमल मोटा मुनाफा कमाता था। लोग बताते हैं कि आंसुमल शराब का पूरा गैलन अकेले कंधे पर लाद कर ले जाते थे। उन्हें जानने वालों के मुताबिक 3-4 साल तक शराब का धंधा करने के बाद आंसुमल ने यह काम छोड़ दिया और फिर वह एक दूध की दुकान पर महज 300 रुपए की नौकरी करने लगा। यहीं से सिलसिला शुरू हुआ अपनी छवि को साफ करने का। लेकिन यह काम करते हुए वह कुछ समय बाद गायब ही हो गया। पर जब वह वापस लौटे तो वह आंसुमल से आसाराम बन चुके थे। वह आसाराम जो प्रवचन देता था, जो अध्यात्म की तरफ बढ़ गया था। यह कहानी शुरू होती है 70 के दशक में। कहते हैं कि अध्यात्म की तरफ मुड़ने से पहले आंसुमल ने कई तरह के धंधों में हाथ आजमाया। दरअसल आंसुमल की मां का मन भक्ति भाव में लगता था, इसलिए कहते हैं कि मां का प्रभाव ही उन्हें अध्यात्म की तरफ खींच ले आया। आंसुमल पहले कुछ तांत्रिकों के संपर्क में आए। उन तांत्रिकों से आंसुमल ने सम्मोहन यानी हिप्नोटिज्म की कला भी सीखी। उसके साथ ही वह प्रवचन भी देने लगे। लेकिन तब तक वह इस कला में पूरी तरह माहिर नहीं हुए थे। आध्यात्म की लाइन में उनका मामला जमने लगा था। भीड़ और भक्त उन्हें बापूजी कहने लगे। हालांकि आंसुमल को अध्यात्म की तरफ मुड़ता देखकर उनके परिवार को चिंता हुई। आंसुमल की शादी कर दी गई, क्योंकि उन्हें बाबा बनने से बचाने के लिए उन्हें यही सही लगा। शादी से बचने के लिए वह घर से भाग गए। परिवार वालों को 8 दिन बाद वह भरूच के एक आश्रम में मिले। तब आखिरकार परिवार के सामने आंसुमल को झुकना पड़ा और लक्ष्मी देवी से उनकी शादी हो गई। लेकिन इसके बाद भी आध्यात्म में आंसुमल की दिलचस्पी कम नहीं हुई। अब आंसुमल को गुरु की तलाश थी। कहते हैं यह तलाश पूरी हुई गुजरात के बनासकांठा जिले में, क्योंकि वहां उन्हें लीला शाह बापू के रूप में गुरु मिल गए। आंसुमल का अतीत जानने वालों के मुताबिक वह लीला शाह बापू के पास कुछ वक्त तक रहे। यहीं उनका नाम आंसुमल से बदलकर आसाराम हो गया। एक नए नाम और नए पहचान के साथ आखिरकार आसाराम अहमदाबाद के मोटेरा आ गए। उधर साबरमती नदी किनारे आसाराम ने एक कच्चा आश्रम बना लिया था, जहां वह धीरे धीरे अपने प्रवचनों से लोकप्रिय होने लगे। उनके साथ भक्तों का हुजूम जुड़ने लगा। फिर वह दौर भी आया जब आसाराम टेलीविजन पर नजर आने लगे। टेलीविजन पर आने वाले उनके प्रवचन लोकप्रिय होने लगे।
देश भर में भक्तों की तादाद बढ़ने लगी। देश भर में फैले आश्रमों की तादाद भी 400 तक पहुंच गई। आसाराम देश के बड़े आध्यात्मिक गुरु की जमात में शामिल हो गए। भक्तों की तादाद बढ़ी तो आश्रम की कमाई भी कई गुना बढ़ने लगी। अब तक आसाराम एक ट्रस्ट बन चुका था, जिसकी कमाई अरबों में थी। 2016 में आसाराम के ट्रस्ट की कमाई 10,000 करोड़ से ज्यादा आंकी गई थी। आसाराम के आश्रम में गुरुकुल के नाम से स्कूल भी चलते थे, जिनमें इनके भक्त अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजते थे। वहीं बच्चों के रहने, खाने, पीने की व्यवस्था होती थी। सैकड़ों बच्चे इन स्कूलों में पढ़ने लगे और इसी पढ़ाई से मामला कुछ खराब हुआ। यानी अब तक जीवन में आसाराम को नई नई ऊंचाइयां हासिल होती जा रही थीं, लेकिन एक वक्त आया जब इस पर ब्रेक लगना शुरू हुआ और फिर ऐसा कि सब कुछ रुक गया। 2008 तक सब कुछ ठीक चलता रहा। सफेद चोले की आड़ में आसाराम अपने भक्तों को धोखा देते रहे, लेकिन 2008 में आसाराम के आश्रम से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और सबसे ज्यादा परेशान हुए उनके फॉलोअर्स। 2008 में आसाराम के आश्रम में पढ़ने वाले 2 बच्चों की बॉडी साबरमती नदी से बरामद की गई। गुजरात के ही रहने वाले 10 साल के 2 चचेरे भाई अभिषेक वाधिला और दीपेश वाधिला का कुछ दिन पहले ही आसाराम के आश्रम में बने स्कूल में एडमिशन करवाया गया था, लेकिन दोनों की डेड बॉडी अधजली हालत में नदी में मिली, जिससे आसाराम पर नरबली का आरोप लगा। इस केस की सीधी आंच तो आसाराम तक नहीं आई, लेकिन आसाराम ट्रस्ट के कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। कुछ सालों तक सब कुछ वैसा ही चलता रहा, लेकिन फिर आया साल 2013, जो कि आसाराम की जिंदगी में कहर बनकर आया। दरअसल यही साल था जब आसाराम का भांडा फूट गया। हुआ यह कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक लड़की के माता पिता ने आसाराम पर रेप का आरोप लगाया। ये लड़की भी उन्हीं लड़कों की तरह आसाराम के छिंदवाड़ा आश्रम में पढ़ाई करने के लिए गई हुई थी, जिसके बाद जब लड़की की जांच हुई, आश्रम की बात सच हो गई। जिसके बाद आसाराम बापू का भी मेडिकल टेस्ट हुआ। पहली बार आसाराम बापू पर कोई केस दर्ज हुआ, और वह भी आश्रम को लेकर। पूरे देश में आसाराम पर लगे आरोपों की खबरें सुर्खियां बन रही थीं। हर कोई हैरान था बाबा के सफेद कपड़ों के पीछे का काला रूप देखकर, और सबसे ज्यादा दुखी थे उनके चाहने वाले। लेकिन आसाराम के 2013 में पकड़े जाने की जो कहानी है, वह जब आप सुनेंगे तो वह आपको किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं लगेगी। आसाराम की गिरफ्तारी इसलिए भी जरूरी हो गई थी क्योंकि उस समय पूरे देश में इस चीज को लेकर कितना भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था कि सरकार और पुलिस के पास उन्हें गिरफ्तार करके उनका मेडिकल टेस्ट और कोर्ट में पेश करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा हुआ था। खैर, इस फिल्म स्क्रिप्ट की शुरुआत होती है 21 अगस्त 2013 से, जब जोधपुर वेस्ट के डिप्टी कमिश्नर अजय लांबा के ऑफिस में दिल्ली पुलिस की टीम दाखिल हुई। टीम के साथ एक नाबालिग लड़की थी जो आसाराम पर आश्रम करने का आरोप लगा रही थी। लड़की ने बताया कि मनाए गांव स्थित आश्रम में 15 अगस्त की रात उसके साथ यह सब हुआ। शुरुआत में अधिकारियों को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन लड़की आश्रम के हर हिस्से के बारे में बताने लगी। तो लांबा के सामने क्राइम सीन उनकी मन में सवाल उठा कि जोधपुर से 38 किलोमीटर दूर स्थित आश्रम पर गए बिना कोई कैसे उसके बारे में इतना अच्छे से बता सकता है। लड़की के क्राइम सीन के डिस्क्रिप्शन की वजह से पुलिस को यह लगने लगा था कि कहीं न कहीं वह इसी आश्रम में रहने वाली एक लड़की है। ऐसे में जोधपुर पुलिस ने लड़की की शिकायत दर्ज की और आसाराम के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 342, 376, 354, 506, 509 व 124 के तहत पॉक्सो की धारा 8 व जेजेए की धारा 23, 26 में केस दर्ज कर लिया गया। शिकायत दर्ज होने के तुरंत बाद ही पुलिस इसके एक्शन में भी दिखाई देने लगी और आईपीएस अजय लांबा ने जोधपुर वेस्ट की एसीपी चंचल मिश्रा को कॉल किया और उन्हें इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बना दिया। चूंकि केस एक लड़की का था, इसीलिए पुलिस ने भी पूरी संवेदनशीलता के साथ इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की। इसके बाद जांच शुरू हुई और जांच में सबसे पहले लड़की का मेडिकल कराया गया और उसका बयान दर्ज किया गया। आखिर में बयानों को वेरीफाई किया गया। जब यह पूरी तरह से साफ हो गया कि आसाराम ने लड़की का रेप किया है, उसके बाद ही जाकर कहीं पूछताछ के लिए आसाराम को अरेस्ट करने का फैसला लिया गया। 21 अगस्त को कंप्लेंट दर्ज होने के महज 6 दिनों के बाद ही 27 अगस्त को समन भेजकर आसाराम को
30 अगस्त को जोधपुर में गिरफ्तारी देने के लिए कहा गया था, लेकिन तय तारीख को आसाराम वहां नहीं पहुंचा। दिए समय पर जब कोई पुलिस के सामने पेश नहीं होता, तो पुलिस को मजबूरन अपने पर आना पड़ता है, और ऐसा ही इस केस में भी हुआ। इसके बाद पुलिस ने खुद आश्रम जाकर आसाराम को गिरफ्तार करने का फैसला किया, और इसी के साथ शुरू हुई पुलिस की असली चुनौती। 31 अगस्त 2013, आसाराम की गिरफ्तारी का दिन। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के मुताबिक आसाराम बार बार लोकेशन चेंज कर रहा था। अचानक पुलिस को उसके इंदौर में होने की जानकारी मिली। इसीलिए में ऑफिसर के साथ 5 अधिकारियों की टीम तुरंत राजस्थान से इंदौर के लिए रवाना हो गई। जब टीम इंदौर पहुंची, तो एम्बे पुलिस आश्रम के चारों तरफ तैनात थी। आसाराम की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी उसी राजस्थान की टीम पर थी। इसीलिए जब वे लोग अंदर पहुंचे, तो वहां आसाराम का प्रवचन चल रहा था। सामने करीब 4000 भक्त बैठे थे। अब ऐसे में अगर आसाराम के साथ वे लोग कुछ भी करते, तो 4000 लोग उन पुलिस वालों को अपने भगवान के लिए कुछ भी कर सकते थे, और यह बात आसाराम को खूब पता थी। इसलिए उसने पुलिस को देखते ही मंच से अपने भक्तों को उकसाना शुरू कर दिया। उसने कहा, देखो, ये लोग आ गए हैं। ये लोग हमें अरेस्ट करके ले जाना चाहते हैं। क्या आप मुझे ले जाने देंगे? इस सवाल के जवाब में भीड़ चिल्लाकर कह रही थी, नहीं बाबा, नहीं ले जाने देंगे। भक्तों की यह भीड़ पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी। आसाराम के नाम का जय घोष हो रहा था। आसाराम का बेटा भी भीड़ को मंच से उकसा रहा था। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। प्राइवेट प्लेस होने की वजह से पुलिस आश्रम में आने वाले भक्तों को कानूनी तौर पर रोक नहीं सकती थी। सुबह से शाम हो गई, लेकिन अब तक आसाराम पुलिस अधिकारियों से नहीं मिला था। आखिरकार शाम को उसका बेटा नारायण साईं पुलिस अधिकारियों से मिलने के लिए तैयार हुआ, और पुलिस वालों ने नारायण साईं को समझाया कि उसके पिता को हर हाल में गिरफ्तारी देनी ही होगी, लेकिन वह बात के लिए तैयार नहीं हुआ। जिसके बाद रात हुई, और रात होते ही आसाराम अपनी कुटिया में चला गया, जहां वह प्रवचन के बाद आराम करता था। यहां कई कमरे एक जैसे थे, इसलिए पुलिस बड़ी मुश्किल से उस कमरे को ढूंढ पाई। एक अधिकारी को सिंधी भाषा आती थी, इसलिए वह बाप बेटे की बातचीत को समझ गया। आसाराम सिंधी भाषा में अपने बेटे से कह रहा था, और लोगों को बुलाओ, जल्दी बुलाओ। यानी कि यह तो तय था कि आसाराम अभी भी गिरफ्तारी नहीं देना चाहता था। उसकी सोच थी कि लोगों की भीड़ देखकर पुलिस अपने आप चली जाएगी। लेकिन यह बात जैसे ही पूरी टीम को पता चली, वे लोग आसाराम की चाल समझ गए। इसके बाद ये सब होते होते रात के 1:30 बज चुके थे। आसाराम चाहता था कि किसी तरह सुबह हो जाए, क्योंकि सुबह होते ही फिर वह देश भर में भक्तों का उग्र प्रदर्शन करवाकर गिरफ्तारी से बच जाएगा। लेकिन अभी सुबह होने में समय था, जिसके बाद पुलिस ने अपने सीनियर अधिकारियों से बात करके अगले 10 मिनट में आसाराम को गिरफ्तार करने का फैसला लिया। इसके बाद पुलिस ने कहा कि आसाराम का गेट खोल दो। अंदर से आसाराम की आवाज आती है, मुझे छोड़ दो वरना। पुलिस ने आसाराम को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अभी तो बस आसाराम मना था। असली दिक्कत तो अभी भी उसके उग्र हो रहे भक्तों की झेलने की थी। इसलिए गिरफ्तारी होने के बाद भी आसाराम पुलिस के साथ चलने को तैयार नहीं हुआ। वह पुलिस को अपनी ताकत बताकर डराने की कोशिश करने लगा। उधर बाहर उग्र भीड़ पुलिस की गाड़ी को घेर लेती है, जिसके बाद वहां मौजूद एमपी पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठी चार्ज करनी पड़ी। लेकिन उससे कुछ खास फायदा नहीं हुआ। सभी गेटों के सामने हजारों भक्त जमीन पर लेट गए थे, जिससे यह तो तय हो गया था कि पुलिस गेट से नहीं निकल सकती थी। इसलिए फाइनली उस पुलिस टीम ने भी फिल्मी अंदाज में आश्रम की एक दीवार तोड़ दी, और बिना गेट खोले ही लोगों को गेट पर लेटे रहने दिया, और वे लोग बाहर निकल गए। इसके बाद किसी तरह वे लोग आसाराम को लेकर इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे, और वहां से उसे जोधपुर लेकर गए। इस तरह से बिना हिंसा के शांति से आसाराम की गिरफ्तारी पुलिस टीम के लिए एक बड़ी सफलता की बात थी। संत रामपाल हो या राम रहीम, इन सभी की गिरफ्तारी के दौरान भारी हिंसा हुई थी। कई जगहों पर तो सेंट्रल पुलिस तक को बुलाना पड़ा था। लेकिन पुलिस के लिए यह केस भी आसान नहीं रहा, क्योंकि उन्हें हर रोज फोन पर धमकियों का सामना करना पड़ता था। क्योंकि सभी को मालूम था कि उस टीम के पास एक ऐसे शख्स का केस है जिसके देश और दुनिया में करोड़ों फॉलोअर्स हैं, जो सीधे देश के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं। इसके बावजूद बिना किसी डर के राजस्थान की उस पुलिस टीम ने और दूसरे अधिकारी जो जांच कर रहे थे, उन्होंने कड़ी मेहनत से इस केस को अंजाम तक पहुंचाया। हालांकि गिरफ्तारी के कुछ समय बाद ही गुजरात की 2 बहनों ने भी आसाराम के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। आखिरकार 25 अप्रैल 2018 को पुलिस की जांच रिपोर्ट पर कोर्ट ने भी मोहर लगा दी। अपराध की दुनिया चला रहे हैं,
क्या आपको भी ऐसे किसी बाबा की पूरी कहानी जाननी है? तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया।